पीके स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें क्लास 11 की एनसीईआरटी है, जिसमें हमने चैप्टर 2 पढ़ रहे थे कृषि 1950 से 1990 के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने कृषि पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ लिया था हरित क्रांति के बारे में। अब आज हम आगे सहायिकी पर बहस पढ़ ली थी। आज हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे कि उद्योग और व्यापार के बारे में हम जानेंगे। ये उद्योग और व्यापार से क्या आशय। अर्थशास्त्रियों को ऐसा पाया है कि जो निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। यानी कि जो अर्थशास्त्रियों ने ऐसा क्या पाया कि अर्थशास्त्रियों ने पाया कि निर्धन जो राष्ट्र होता है वो तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं। उद्योग क्या कराते हैं? रोजगार उपलब्ध कराते हैं। आगे हम देखें कि उद्योग हो तो उद्योग क्षेत्र हमें रोजगार उपलब्ध कराते हैं और कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी भी होते हैं। जो कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, इनमें आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। यानी कि आधुनिकीकरण, जो आधुनिक की बात करें, आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि है उसको बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। जो औद्योगिक विकास है उन पर अत्यधिक बल दिया गया है पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर, ताकि सभी को रोजगार प्रदान हो सके और जो स्थायी भी होते हैं कृषि रोजगार की अपेक्षा। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे और जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात, यानी कि उस समय क्या था, सूती वस्त्र पटसन तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात, जो जमशेदपुर और कोलकाता के अंदर लोहा एवं इस्पात की सुप्रबंधित फर्में थी। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हों। भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जो भारत है उस भारत के अंदर औद्योगिक विकास के अंदर सार्वजनिक यानी कि सरकार और निजी क्षेत्र कैसा योगदान रखेंगे। हमारे नीति निर्माता हैं, उनके नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने ये लक्ष्य रखा कि भारत को समृद्ध बनाने का और जो बेरोजगारी है उससे भी दूर करना था। तो उसके अंदर यही था कि इसमें सरकार की भूमिका होनी चाहिए या निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। यानी कि जब स्वतंत्र प्राप्ति हो गई थी उसके समय भारत में जो उद्योगपतियों के पास थी वो हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उद्योगपति को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी, मतलब उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी, यानी कि उनके पास मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता, उनके पास इतना बड़ा बाजार भी नहीं था। इन्हीं कारणों से राज्य को औद्योगिक क्षेत्र है उनको प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। तो इसमें जो राज्य है उनको औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। और इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था के बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। यानी कि सरकार की भूमिका को समझा गया। में समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्णय लिया गया था कि सरकार है वो अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। जो बड़े उद्योग हैं, भारी उद्योग है, उनका नियंत्रण करेगी
इसका अर्थ यह था कि राज्य उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों का अनुपूरक होगी। जो निजी क्षेत्र की नीतियां थी वो सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों की अनुपूरक होगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा। औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया 1956 के अंदर। ये औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आया? 1956 में। भारी उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, उन पर नियंत्रण रखने के राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना को आधार बनाया गया। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र को उनको रखा गया, सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियां लाई गई, तो जिसके अंदर औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया 1956 में। इसके अनुसार राज्य के लक्ष्य के अनुसार होगा और इसी में प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। और द्वितीय योजना के अंदर द्वितीय योजना थी, उसमें द्वितीय योजना ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। यानी कि द्वितीय जो योजना है उसी के आधार पर समाज के समाजवादी जो स्वरूप है उसका आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। इस प्रस्ताव के अंदर जो उद्योग थे उनमें 3 वर्गीकृत किया गया, 3 भागों में। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर राज्य का अनन्य स्वामित्व था। यानी कि प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर राज्य का अनन्य स्वामित्व था और दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, परंतु जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये प्रस्ताव रखा गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर सरकार द्वारा, जो औद्योगिक प्रस्ताव था 1956 जो रखा गया, इसके अंदर क्या था कि 3 वर्ग वर्गीकृत किया गया। 3 वर्गों के अंदर पहले वर्ग में वे उद्योग होंगे जिन पर अधिकार और नियंत्रण होगा वो सरकार का होगा। दूसरा उद्योग वर्ग में वे शामिल थे जिनके अंदर निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र साथ मिलकर इस पर प्रयास कर सकते थे, परंतु इसमें जो नई इकाइयां जो शुरू करने की जो एकमात्र जिम्मेदारी थी वो राज्य की होगी। और तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का एक वर्ग था, जो निजी क्षेत्र था उनमें जो आने वाले उद्योगों का एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। यानी यह नहीं है कि हर कोई भी निजी क्षेत्र में आकर अपना उद्योग विकसित कर लेगा, लेकिन उसके लिए क्या रखा गया? लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी, जो नए उद्योग है उन्हें तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यानी कि इसके लिए किसके लिए किया गया? ये जो पिछड़े क्षेत्र हैं वो उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि लाइसेंस पद्धति नहीं होती तो पूंजीवादी होते हैं उनको मतलब ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, इसमें जो पिछड़े वर्ग है वो पीछे रह जाते। तो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे कर लाभ तथा कम प्रशुल्क पर बिजली दी गई, ताकि कम इकाइयों इसके अंदर क्या था कि पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। और इसके अंदर कुछ रियायतें दी गई जैसे कर लाभ, करों का लाभ और कम प्रशुल्क पर बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। जो क्षेत्रीय समानता है उनको बढ़ावा देना था। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। जो वर्तमान में उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था।
इसका तात्पर्य यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। यानी कि इसमें ये सुनिश्चित करना था कि जो उत्पादित वस्तुओं की मात्रा है वो अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित जो मात्रा है, यानी जितनी अर्थव्यवस्था को जरूरत है उससे अधिक न हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। यदि अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा उस वस्तु की आवश्यकता है तभी सरकार आश्वस्त होती थी और उसे लाइसेंस दे दिया जाता था उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो ये सरकार पर आधारित था। लघु उद्योग 1955 में ग्राम तथा लघु समिति यानी कि लघु उद्योग 1955 के अंदर जो गांव के अंदर और लघु उद्योग समिति जिसमें करव समिति भी कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था, इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। यानी कि गांवों का विकास करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए और लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। यानी लघु उद्योग की परिभाषा क्या है कि किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए, कोई इकाई या उसकी परिसंपत्ति के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रहती है। जो निवेश किया जाएगा उद्योगों के अंदर उनकी सीमा भी बदलती रहती है। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए या अधिकतम निवेश करती थी। यानी कि या तो वो 5 लाख रुपए निवेश करती है और या उससे अधिक निवेश करती है तो 1950 में उसे क्या कहा जाता था, लघु उद्योग। तो इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। ये किस पर है? ये समय के अनुसार साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रहती है। तो यही है कि अब इस समय क्या किया जाता है कि 1 करोड़ रुपए का अधिक निवेश किया जा रहा है तो वो लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। ऐसा माना जाता है कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं। जो छोटे उद्योग होते हैं वो श्रमिक प्रधान होते हैं, अर्थात उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है, अतः वे अधिक रोजगारों का सृजन करते हैं। लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यानी कि जो बड़े बड़े औद्योगिक फर्म हैं उनके साथ ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए, जो लघु उद्योग है उनके विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि जो बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते और जो लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उनके विकास के लिए जो बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। मतलब अनेक उत्पाद थे जिन्हें कह दिया गया कि ये लघु उद्योगों के लिए ही उन्हें आरक्षित कर दिया गया। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि ये इकाइयां उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं, जो ये इकाइयां हैं उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं। उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई, जैसे कम उत्पाद शुल्क और कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण। आगे है कि व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन। व्यापार नीति लघु उद्योगों के बारे में हमने पढ़ लिया कि लघु उद्योग 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे करव समिति कहा जाता था, और इसके अंदर क्या था कि संभावना पर विचार किया गया। इसके अंदर प्रोत्साहन करने के लिए, गांव के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया गया, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया है। और आगे है कि जो व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन, हमारे द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंध थी। जो हमारे द्वारा अपनाई गई जो नीतियां थी, औद्योगिक नीतियां थी, उनके द्वारा घनिष्ठ रूप से संबंध थी।
इसके अंदर तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है कि इसके अंदर व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। 7 जो पंचवर्षीय योजना थी प्रथम, उनके अंदर जो व्यापार की विशेषता थी वो अंतर्मुखी व्यापार की नीति थी। अंतर्मुखी व्यापार की नीति थी जिस तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। यानी जो आयात है, आयात का मतलब होता है किसी अन्य देश से वस्तुओं को लेना, तो इसके अंदर आयात के बदले जो घरेलू उत्पादन के द्वारा पूर्ति करना है। उदाहरण मतलब आयात ना करना पड़े बल्कि घरेलू उत्पादन भारत के अंदर ही उन वस्तुओं को उत्पादन करके उसकी पूर्ति करना। उदाहरण के लिए विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। विदेश में जो निर्मित वाहन है उनका आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा यानी जो विदेशी है उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। सरकार ने क्या किया कि विदेशी जो प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात संरक्षण के 2 प्रकार थे। आयात को संरक्षण करने के 2 प्रकार थे, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क और कोटा से क्या आशय है? प्रशुल्क है वो आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर है। ये जो आयात वस्तु है, आयात करने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर लगाया गया एक कर है प्रशुल्क। प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती है, जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती है। कोटे में अब प्रशुल्क के बारे में पढ़ा कि प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया गया एक कर है। जो प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं होती है वो महंगी हो जाती है और जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती है। नंबर 2 है कोटा। तो कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की जाती है। मात्रा निर्दिष्ट होती है जिन्हें आयात किया जा सकता है, भी इतना हम आयात कर सकते हैं इन वस्तुओं का। तो ये मात्रा निर्दिष्ट की होती है जिन्हें आयात किया जा सकता है। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं। भी इस पर क्या होगा, अगर ज़्यादा प्रशुल्क लगाया जाएगा तो हम उस वस्तु महंगी हो जाएगी और हम उसका आयात करना बंद कर देंगे। और कोटे में भी ये होगा कि जो मात्रा है वो निर्दिष्ट कर दी जाएगी। तो यही है कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और उनमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से देसी फर्मों की रक्षा होती है। देसी फर्में हैं उनकी रक्षा होगी, देश में ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। संरक्षण की नीति की इस धारणा पर आधारित है कि विकासशील देशों के उद्योगों अधिक विकसित तथा संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित है कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता है तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। यानी यह माना जाता है कि यदि हम घरेलू उद्योगों का संरक्षण करेंगे तो समय के साथ प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। हमारी योजनाकारों को भी यह आशंका थी, जो हमारे योजनाकार हैं उन्हें भी आशंका थी कि यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो विलासिता की वस्तुओं को के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी कि हम आयातों पर प्रतिबंध लगा देंगे तो विलासिता की जो वस्तुएं हैं, महंगी वस्तुएं हैं, तो उनकी आयात पर विदेशी जो मुद्रा है उन खर्च होने की संभावना बढ़ जाएगी। 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव क्या रहा? जो औद्योगिक विकास है उन पर नीतियों का क्या प्रभाव रहा, ये हम आगे पढ़ते हैं। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि वस्तुतः उल्लेखनीय रही है। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950 से 51 में 11.8% से बढ़कर 1990 से 91 में 24.6% हो गया। जीडीपी से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है,
कि जीडीपी में महत्वपूर्ण सूचक है जीडीपी में वृद्धि। इससे क्या है कि बढ़ोतरी का सूचक है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक समृद्धि दर प्रशंसनीय है। भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक की सीमित नहीं थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया और लघु उद्योगों के संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु पूंजी नहीं थी। ये नीतियों का प्रभाव है कि क्या प्रभाव पड़ा उन नीतियों से। तो फर्मों के प्रारंभ करने हेतु पूंजी नहीं थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में देसी उद्योगों का विकास हुआ। जो देसी उद्योगों का विकास हुआ जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए जो योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की है। मतलब समृद्धि होने के बावजूद भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने उनकी आलोचना की है। इस अध्याय के प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जारी रखा जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये उनका क्या कहना है कि शुरू में इनकी आवश्यकता थी लेकिन कुछ वस्तुओं और उद्यमों सेवाओं को उत्पादन जारी रखा जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र के फर्म भी उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब ये देखा गया कि ये कार्य निजी क्षेत्र के फर्म भी उपलब्ध करा सकते हैं। 1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धी न होने के कारण भी 1990 के दशक तक भी प्रतिस्पर्धी न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना है जो ब्रेड विनिर्माण करने वाली एक फर्म है। जैसे कि निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण नहीं कर सकता था। मतलब ये क्या काम है, ये निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण नहीं कर सकता था तो विनिर्माण करने वाली एक फर्म है। 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई। जो निजी क्षेत्र का उनको बेच दी गई। मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के 4 दशक बाद भी इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। कि मतलब क्या रखा गया, 4 दशक बाद भी इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं किया गया। नंबर 1, केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है। भाई इसमें क्या था कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है, और नंबर 2 बात कि निजी क्षेत्र भी क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। कि आज भी क्या कर रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा हमें सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त प्रदान होती है। केवल यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के होटलों की भी व्यवस्था कर सकता है, तथापि सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जो काम निजी क्षेत्र कर सकता है उसमें सरकार को हट जाना चाहिए। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकते। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है। क्योंकि उन्होंने क्या था कि जो सरकारी उपक्रम है उन्हें बंद किया जाना कठिन है, भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास होता रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो निजी फर्मों को सदैव लाभ होता ही हो। इसका कारण ये नहीं है कि जो निजी क्षेत्र है उन्हें लाभ होता ही हो। आगे है कि निजी फर्मों को सदैव लाभ होता ही हो। वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में मूलतः निजी फर्में थी जो हानि के कारण बंद होने को थी। इसके बाद
उसके बाद कामगारों की नौकरियों की सुरक्षा के लिए उनके राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भी जो कामगार हैं उनके लिए नौकरियों के संरक्षण के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कोई भी जो निजी क्षेत्र की जो कोई उद्योग है उन्हें अपने अंडर में ले लेना, अपने जो सरकार है वो अपना अधिकार कर ले, राष्ट्रीयकरण कर दे। इसका तात्पर्य है कि बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्म अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देगी। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए, कोई भी उद्योग है उन्हें शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। इसकी नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा कि कुछ जो औद्योगिक घराने हैं उनका दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। भाई कोई नया प्रतिस्पर्धी उन्हें रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। परमिट लाइसेंस राज के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं नहीं बन पाई। उद्योगपति अपने अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी बनाने में समय व्यतीत करते थे। लाइसेंस का भी इस तरीके से दुरुपयोग किया गया। विदेशी प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही है कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहा जब यह सिद्ध हो चुका था कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। भी ये तभी भी जारी रखा गया, इससे सिद्ध हो चुका था कि लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। आयातों पर प्रतिबंध के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। उनको खरीदना पड़ता था कि उत्पादक करते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद्ध बाजार है और अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। मतलब उपभोक्ताओं को उन्हीं वस्तुओं को खरीदना पड़ता था। वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने की कोई प्रेरणा नहीं थी जब वे घटिया वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। जो तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार क्यों सोचते, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि उपभोक्ता है वो हमसे ही खरीदेंगे, तो वो क्यों अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता को सुधारेंगे। आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनाने को बाध्य किया। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभ के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। भी सरकार को जनता के हित में देखना चाहिए। सरकार संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मत है कि विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसा करते रहें। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन का आग्रह किया। भी उन्होंने नीतियों में परिवर्तन का आग्रह किया और अन्य समस्याओं से सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति प्रारंभ की। 1991 में कौन सी नीति आई? नई आर्थिक नीति प्रारंभ की। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष है कि प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गए। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। खाद्यान्नों के अंदर भूमि सुधारों का परिणाम यह हुआ कि घृणित जिम्मेदारी जो भूमि सुधार है उनका ये परिणाम निकला कि जो घृणित जिम्मेदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया। लेकिन अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। अतिशय सरकारी नियमन के कारण उद्यम वृद्धि अवरुद्ध हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर हमारे उत्पादकों का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया और इसमें उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली। हमारी नीतियां अंतर्मुखी थी।
अतः हम एक सशक्त निर्यात क्षेत्र विकसित करने में विफल रहे। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में प्रसंग में यह स्वतः महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई। इस विषय में अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। जो 1991 में जो आर्थिक नीति शुरू की गई है उसकी अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। आगे है कि ये क्वेश्चन है जिसके अंदर योजनाओं की परिभाषा दी गई है। भारत में योजना को क्यों चुना गया, योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज क्या होते हैं, विक्रय अधिशेष क्या है, कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। हरित क्रांति क्या है, क्यों लागू किया गया और किसानों को कैसे लाभ पहुंचा, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। 8 नंबर प्रश्न है कि योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या कीजिए। ये 9 नंबर 10 नंबर ये क्वेश्चन रह गए हैं, जिसके अंदर 9 नंबर है क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा करता है। 10 नंबर है भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक था। 11 नंबर है किसी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र गठन क्या होता है, क्या यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक योगदान करना चाहिए। इस पर टिप्पणी करें। योजना क्वेश्चन नंबर 12 योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई थी। अगला है 13 नंबर की हरित क्रांति के सरकार को खाद्यान्नों के प्रापण द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने की योग्य बनाया ताकि वे कमी के समय इसका उपयोग कर सके। 14 नंबर सहायकी पर है। फिर 15 नंबर है हरित क्रांति के बाद 1990 तक हमारी 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में क्यों लगी रही। 16 नंबर है कि सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत आवश्यक रहा है उद्योगों के अंदर, और सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम ऐसे भी हैं जो भारी हानि उठा रहे हैं और इसके अंदर क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के संसाधनों को बर्बादी के साधन बने हुए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोगिता को चर्चा करें। 17 नंबर है आयात प्रतिस्थापन पर। 18 नंबर औद्योगिक नीति प्रस्ताव पर है। 1956 में निजी क्षेत्र का नियमन क्यों और कैसे किया गया। 19 नंबर है युग्मों को सुमेलित कीजिए, ये सुमेलित करने वाला है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा क्या है, जिसमें इस किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से 1 वर्ष के अंदर उत्पादित, और कोटा का से क्या मतलब है, भूमि सुधार से, उच्च पैदावार वाले बीजों से और सहायकी से। तो ये क्वेश्चन हो गए और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 की एनसीईआरटी ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।